गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक अवस्था या गुण कह सकते हैं, अवस्था के आधार पर ठीक है, पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस, दूसरा था द्रव और तीसरा है था आपका गैस। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। लेकिन अब हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण जो होगा उनके रासायनिक संरचना के आधार पर देखेंगे। रासायनिक संरचना के आधार पर, तो रासायनिक संरचना के आधार पर हम बात करें तत्वों का, तो इन्हें हम लोग मुख्यतः 2 भाग में विभाजित करते हैं। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, है ना, प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं, सब्सटेंस, है ना। और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, है ना, यानी कि इसको मिश्रण भी कहते हैं, मिश्रण, ठीक है, यानी कि मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए, शुद्ध और अशुद्ध तो समझ गया कि रासायनिक संरचना के आधार पर इसे शुद्ध और अशुद्ध में विभाजित किया गया है, ठीक। लेकिन शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक, और अशुद्ध को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए इनके भाग को देखते हैं। शुद्ध पदार्थ, या लिख सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है तत्व, है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट, और दूसरा होता है आपका यौगिक, यानी कि कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तत्व को देखते हैं। तो तत्व की बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि एलिमेंट। तत्व क्या होता है? तो तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव है। द्रव्य मतलब यहाँ समझ रहे ना, सब्सटेंस है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कोई भी आप भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, है ना। तो इसी तरह से आप ये याद रखेंगे, आगे भी है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब तत्व होते हैं, ठीक है। और भी ये देखा है ना, फास्फोरस लिखा है, ठीक है, सल्फर लिखा है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तत्वों, कौन कौन से तत्व हैं, उनकी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, तत्वों, है ना, तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब चीजें हम लोग इस आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तत्व की विशेषताओं की बात करें तो यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु पदार्थ का सबसे सरलतम कण होता है, ठीक है, बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा कण होता है। उससे ज्यादा और विभाजित करके उसे अन्य भागों में नहीं बांटा जा सकता है। परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न किसी तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक है। तो हर एक तत्व के जो होंगे कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब तक 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है। अभी तक कितना तत्व का आविष्कार हो चुका है? 118। इसमें से 94 जो है तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और अन्य संश्लेषित तत्व है ना, सिंथेटिक एलिमेंट है, इसको तैयार किया गया है।
अब हम लोग बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तत्व तो समझ गए तत्व क्या होता है, अब इसका भी वर्गीकरण देखते हैं। तो तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु यानी कि मेटल्स और दूसरा होता है अधातु यानी नॉन मेटल्स। देखिए तत्वों की एक और तीसरी श्रेणी भी होती है जिसे उपधातु यानी मेटलवाइड कहते हैं। उपधातु के गुण धातुओं और अधातुओं के गुण के मध्यवर्ती होते हैं, यानी कि कुछ उसमें धातु के गुण मिलेंगे और कुछ अधातु के गुण मिलते हैं, तो उसे उपधातु कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले धातु के बारे में जान लेते हैं, फिर अधातु के बारे में। अभी जो हम लोग धातु के और अधातु के गुणों के बारे में जानेंगे, वो उनके भौतिक गुणों को समझेंगे, ठीक है। भौतिक गुणों के बारे में हम लोग क्लास 9th में जानेंगे। क्लास 10th में आपको पहले से ही वीडियो डला हुआ है भौतिक, है ना, भौतिकी में आप केमिस्ट्री में आप देखिएगा तो उसमें भौतिक और रासायनिक गुण, उसके बहुत सारे गुणों को हम बताए हैं। लेकिन 9th में आप थोड़ा सा जानना है कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं धातुओं के गुण के बारे में। तो इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक होते हैं। धातु जितने भी होते हैं वो शाइन करते हैं। आप सोना देखे होंगे ना, सोना, तो सोना एक धातु चमकीला होता है ना। चांदी भी देखे होंगे, वो भी चमकीला होता है कि नहीं, ठीक। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें से ऊष्मा और विद्युत, सुचालक कहने का मतलब उससे ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह हो सकता है। ठोस अवस्था में ये आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। आघातवर्धनीय और तन्य कहने का मतलब क्या है कि इसको पीट कर, आघातवर्धनीयता का मतलब है इसको पीट कर लंबा चादर के रूप में आप बना सकते हो उसे, ठीक, सीट के रूप में उसको तैयार कर सकते हैं। तन्य का मतलब उसको खींच कर पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक। तो ये आघातवर्धनीय और तन्य होता है। तो जितने घरों में वायरिंग करने के लिए तार जो होते हैं ना, क्योंकि आपको उसमें से विद्युत ले जाना है, तो उसमें जैसे वो तार लगते हैं वो किसका बनना होता है, तो आपका बना रहेगा तांबा का, है ना, तांबा का तार रहेगा, या फिर कॉपर रहेगा ना, वही कॉपर का मतलब तांबा होता है, कॉपर रहेगा। या फिर आप किसका बनाते हैं, एल्युमिनियम का होता है तार, ये ना होता है। तो ये आघातवर्धनीय और तन्य हो, तन्य कहने का मतलब खींच कर पतला तार के रूप में बना देना, और आघातवर्धनीयता का मतलब पीट कर उसे चादर के रूप में बना देना। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस में होती हैं, ठीक है। कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस में पाई जाती है। लेकिन पारा एक अपवाद है, पारा, ठीक है। पारा क्या होता है, एक अपवाद होता है जो कमरे के ताप पर, है ना, द्रव के रूप में पाया जाता है। पारा भी एक धातु है लेकिन कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव में ये पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है धातुओं के बारे में, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, जस्ता हुआ, तांबा हुआ, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि धातुओं के उदाहरण है, ठीक है। धातु और अधातु के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी होगी, 9th में तो आपको इतना ही जानना है, लेकिन अगर आपको इसमें ज्यादा जानना होगा तो 10th क्लास के केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, आप वो धातु और अधातु का एक अलग से चैप्टर ही है, उसको जाके वहां पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अधातुओं के गुणों के बारे में। तो वो जस्ट इसका उल्टा होगा, धातु का जस्ट उल्टा रहता है। इसमें प्रायः कोई विशेष चमक नहीं होती, इसमें कोई विशेष चमक नहीं होती, लेकिन दो अपवाद है, आयोडीन है और जो चमकीला होता है, ठीक है, आयोडीन है, एक और होता है ग्रेफाइड, है ना, ठीक है, ये याद रखेंगे, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड भी क्या होता है, अपवाद है, जो चमकीला होता है, लेकिन ये अधातु है। और आयोडीन भी एक अपवाद है। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, ये कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइड एक ऐसा अपवाद है जो विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक। ये प्रायः गैस रूप में पाई जाती हैं, किंतु कुछ अधातुएं ठोस रूप में भी पाई जाती हैं। ये मुलायम और भंगुर होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, मुलायम और भंगुर होती हैं, ठीक है। लेकिन उनका धातु क्या था, कठोर होता था। लेकिन धातु में, है ना, सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जो चाकू से आप इसे आसानी से काट सकते हैं, ऐसे धातु है, ठीक। लेकिन ये अधातु में सभी क्या होती है, भंगुर होती है लगभग, कुछ गैस के रूप में पाई जाती है और कुछ अधातुएं ठोस के रूप में पाई जाती है। लेकिन एक ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है जो द्रव में पाया जाता है, एक ही ऐसा ब्रोमीन है जो द्रव में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक यानी कि सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, ये सब क्या है, अधातु के उदाहरण है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक कहने का मतलब है कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप
प्राप्त होता है। कहने का मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिले होंगे, लेकिन वो किसी निश्चित अनुपात में मिलेंगे और वो रासायनिक संयोग के साथ मिलते हैं। जैसे अगर जल की बात करें H2O, इसमें हाइड्रोजन के परमाणु 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। ये एक निश्चित अनुपात में मिलके बने हैं, है ना। कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन है 2 भाग और ये ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ये होगा, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 18 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के हम लोग जानेंगे। तो यानी कि ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिएगा तो 16 होगा ऑक्सीजन का, 1:8 के रूप में मिले होंगे। ठीक, 1:8 के रूप में मिले हैं। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है, H2SO4 हुआ, ये सब क्या है, यौगिक है। तो ये इस तरह के जो ये सूत्र देख रहे हैं ये सब क्या है, एक यौगिक है। यौगिक का मतलब समझ गए, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व भार के विचार से, यहाँ भार के विचार से, तो यहाँ किसमें ये देख रहे हैं, भार के विचार से ही देख रहे हैं, इनके परमाणु द्रव्यमानों के हिसाब से ही ये देख रहे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया और ये 16 इसका हो गया, तो 2:16 यानी 1:8, यानी एक निश्चित अनुपात में ही ये मिलकर रासायनिक संयोग से ये बने होते हैं। ठीक, अब देखिए यौगिकों के प्रमुख गुणों की बात करें तो यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड से इसके अवयवी तत्व यानी कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन को किसी भी भौतिक विधि या यांत्रिक विधि से इसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसमें अवयवी तत्व है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इसको अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि से। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब देखिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये मिलके बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये गुण है, ये भिन्न है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से भिन्न है। चाहे यहाँ देखिए H2O बना है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मिलके क्या बन गया, जल बन गया, तो ये बिल्कुल भिन्न हुआ। किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है। उत्सर्जन हो सकता है या यहाँ इनको बनने में ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा, यानी ऊर्जा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। यौगिक में उनके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यहाँ देखें ना, एक निश्चित अनुपात में, आप ये अनुपात गड़बड़ करिए, अगर 2:8 में आप जल को बनाना चाहें तो ये नहीं बनेगा, ये हमेशा 1:8 में ही होगा, यानी 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। द्रव्यमान के विचार से हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, उसके परमाणु द्रव्यमान के विचार से। ठीक, यौगिक के दोनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। इसका दोनांक और क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे आप जल की बात करें तो उसका दोनांक निश्चित है और क्वथनांक भी निश्चित है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो उबलना शुरू होगा, तो ये निश्चित रहता है। यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संघटक और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। कहने का मतलब जैसे अगर जल का कुछ हिस्सा ले लें तो जल को आप देखिए अगर माइक्रोस्कोप से तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं दिखेगा। ठीक है, यानी कि ये समांग पदार्थ ये एक दूसरे से इस तरह मिल गया है कि आपको माइक्रोस्कोप में भी देखने से उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा तत्व और यौगिक में अंतर को समझ लेते हैं। आप तो देख लिया अलग अलग परिभाषा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। तत्व क्या होता है, परिभाषा ही पहला अंतर हो जाएगा कि तत्व वह पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। रासायनिक विधि द्वारा, आपको भौतिक या यांत्रिक बोले तो उससे अलग नहीं कर सकते, लेकिन रासायनिक विधि द्वारा उसको अलग किया जा सकता है। तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। ठीक, यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु का बना होता है। जैसे तत्व जो है, जैसे ऑक्सीजन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन लिख रहे हैं, इस तरह से, लेकिन ये यौगिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, तो इसमें 2 है ना, 2 विभिन्न प्रकार के परमाणु। तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, वो एक ही पदार्थ का बना होता है। ठीक, और यौगिक 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों का बना होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना H2SO4, इसमें 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थ है कि नहीं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये यौगिक से पूरा भिन्न होता है कि नहीं। जैसे इसमें के जो तत्व है, हाइड्रोजन है, ये देख रहे हैं ना परमाणु, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनका देखिएगा अलग अलग, तो ये इनके गुण अलग अलग होंगे। यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। इसके क्या होता है, तत्वों से भिन्न होते हैं, यानी कि इसका गुण इससे भिन्न होगा, इसका गुण इससे भिन्न होगा।
तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। अभी बताया ना आपको, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है ना। सबसे सरलतम किसी पदार्थ का सरल या तत्व का सबसे सरलतम तत्व क्या होता है? परमाणु होता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। ठीक है, अणु को मॉलिक्यूल कहा जाता है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अणु होता है। और तत्व का सबसे सरलतम कण कौन होता है? परमाणु होता है। तो यहाँ से आपको अंतर पता चल गया दोनों में। अब बात करते हैं हम लोग मिश्रण की। ठीक है, तो मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इससे के अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे आपको कहें कि बालू हुआ, ठीक है, बालू और नमक, इन दोनों को मिला दीजिए किसी भी अनुपात में। ठीक है, तो ये जो होगा एक मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा, वो क्या होगा? आपका मिश्रण होगा। और इसको सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग कर सकते थे, लेकिन यौगिक में क्या था? उसको रासायनिक विधि द्वारा ही अलग कर सकते हैं। मिश्रण के गुण की बारे में बात करें तो मिश्रण जो होता है समांग भी होता है और कुछ भी समांग भी होता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मिश्रण के अवयवों को छानना, वाष्पन, उधर्पातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए अब बालू है और जल ले लिए, दोनों को घोल दिए, तो इसको छान कर अलग नहीं कर सकते बालू को। ठीक, तो अलग अलग यांत्रिक विधियों द्वारा हम उसको अलग करते हैं। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैसे अलग किया जाता है, कौन कौन सी विधियां होती है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का न तो अवशोषण होता है और न उत्सर्जन, न कि उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। इसमें कोई ऊर्जा नहीं लगती है, लेकिन यौगिक के बनने में लगती थी। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है, इसका संगठन जो होता है निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के द्रव्यनांक, क्वथनांक आदि भी निश्चित नहीं होते, इसका भी द्रव्यनांक, क्वथनांक निश्चित नहीं रहता। मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन यौगिक के बनने में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग मिश्रण के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो मिश्रण के प्रकार की बात करें तो ठोस ठोस का मिश्रण। ठीक है, ठोस ठोस का मिश्रण, उदाहरण के लिए जैसे आप सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, NaCl, और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, दोनों ठोस है और दोनों का मिश्रण। जैसे और भी मिश्रण हो सकता है, चीनी और बालू का भी मिश्रण। ठीक है, तो ठोस पदार्थ, ठोस ठोस का मिश्रण हो गया। दूसरा है ठोस द्रव का मिश्रण। उदाहरण के लिए नमक ले लीजिए और जल ले लिए, नमक और जल का मिश्रण ठोस द्रव का मिश्रण हो जाएगा ना। ठोस गैस का मिश्रण, मिट्टी के कणों के बीच, रिक्त स्थानों के बीच वायु फंसी रहती है, वायु फंसी रहती है, यानी ये मिट्टी और वायु का मिश्रण हो गया कि नहीं, एक उदाहरण। द्रव और गैस का मिश्रण, ठीक है, सभी गैस द्रव में अंशतः मिश्रणीय होते हैं। ठीक है, अंशतः या पूरी तरह से नहीं, अंशतः मिश्रणीय होते हैं। जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि गैसों को जल के संपर्क में लाया जाता है तो इन गैसों के अल्प मात्रा में जल में घुलकर मिश्रित बनती है ना। जल में अल्प मात्रा में घुलकर ये मिश्रण बनाते हैं, यानी ये हो गया द्रव गैस का मिश्रण। गैस गैस का मिश्रण, परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करने वाले सभी गैस किसी भी अनुपात में एक दूसरे के साथ घुलकर, है ना, घुल मिश्रण बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वायु में कई गैसों का मिश्रण है कि नहीं, आपके वायु में आपको पता है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सब का ये मिश्रण है। ठीक, द्रव द्रव का मिश्रण, तो उदाहरण के लिए बात करें तो जल हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना। जल और तेल का भी मिश्रण हो सकता है, तो जल और अल्कोहल का जो मिश्रण होगा वो समांग हो जाएगा, लेकिन जल और तेल का जो मिश्रण होगा वो विसमांग होता है, क्योंकि वो घुलता नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, उसमें कण आपको दिखाई देंगे तेल के। तो यहाँ से एक अंतर भी आपको समझ में आ गया कि समांग और विसमांग होता क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग किया जाता है, कैसे सेपरेट किया जाता है। ठीक है, उनके कंपोनेंट को कैसे हम लोग अलग करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हाथ से चुनकर। ठीक है, तो हाथ से चुनकर यानी हैंड पिकिंग, हाथ से चुनकर कैसे अलग किया जाता है। यहाँ जो फिगर में देख रहे हैं चावल है, चावल में कंकड़ है, तो उसको हाथ से चुनकर अलग किया जा रहा है कि नहीं, देख रहे हैं ना, एक कंकड़, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले अवयवों को हाथ से चुनकर या चिमटे की सहायता से अलग किया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है इसको हाथ से चुनकर। जैसे देख रहे हैं ना, चावल में से कंकड़ को किस तरह से अलग किया जा रहा है। दूसरी विधि है चलनी से चालना, है ना, सीविंग। मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार के अवयवों को चलनी से चालकर आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे ये देख रहे हैं आटा में से ये चोकर को कैसे अलग किया जाता है, उस तरह बालू में से किस तरह से पत्थर को यहाँ अलग किया जा रहा है, चित्र में देख रहे हैं आप। अगला विधि है आपका थिराना यानी सेडिमेंटेशन। यह यदि किसी द्रव
और अविलय ठोस के पदार्थ के मिश्रण को, यानी कि अविलय मतलब उसमें मिला नहीं हो, ठीक, बीकर में लेकर कुछ समय तक स्थिर छोड़ दिया जाए तो ठोस के कण बीकर के पेंदी में आकर बैठ जाते हैं और ये कण जो होते हैं तलछट कहलाते हैं, यानी सेडिमेंट कहलाते हैं। और यह जो विधि होती है, यह प्रक्रिया जो होती है थिराना कहते हैं। यानी कि इसमें ये देखिए यहाँ से डाल दिया जा रहा है और डालने से इसमें जब ये देखिए साइड में इसलिए गिराया जा रहा है ना कि ये हिले नहीं, साइड से गिरा दिए। अब ये कुछ समय तक छोड़ देंगे तो इसमें जो तलछट होंगे, यानी कि जो छोटे छोटे कण होंगे, जो अविलय कण है, जो इसमें इस द्रव में, सॉरी द्रव में जो है, जो इस द्रव में है, वो क्या होंगे, नीचे आकर बैठ जाते हैं, ठीक। अगला विधि है आपका अपकेंद्रीकरण और है ना, और एक और है विधि मंथन, यानी कि सेंट्रिफिकेशन और हार्डनिंग। देखिए दोनों दो तरह की विधि है, ये दोनों में मथा ही जाता है, लेकिन इसको समझेंगे। अपकेंद्रीकरण पहले समझते हैं। ये दोनों विधि है ना, दोनों विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें द्रव में निलंबित कणों का स्कंदन बहुत धीरे धीरे होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप केंद्रीकरण में देख रहे हैं, ये जो आकृति दिख रहे हैं, ये आप केंद्रीकरण के लिए हम दिखाए हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें दो विशेष प्रकार की परख नली ली जाएगी, जिसे अपकेंद्रित नलिका कहते हैं। और ये दोनों जो नलिका है अलग अलग ग्राहक में, यानी कि अलग अलग होल्डर में होंगी, ठीक है, अलग अलग होल्डर में होंगी, यहाँ देख रहे हैं ना। और इसको क्या किया जाएगा कि इसको तेजी से इसमें घुमाया जाएगा, ठीक है, तेजी से घुमाया जाएगा। जैसे यहाँ देख रही है ना, घुमाया जा रहा है ना तेजी से। तो तेजी से जब घुमाया जाएगा इस तरह से तेजी से, तो तेजी से घुमाने पे क्या होगा कि इसमें जो तलछट होंगे, है ना, यानी कि जो भी अविलय इसमें कण जो होंगे, ये पेंदी में आकर बैठ जाएंगे और फिर उसको अलग कर लेंगे, ठीक। ये बिस मोटर लगा हुआ है और इसको तेजी से यहाँ से ये हाथ से घुमा रहे हैं, ठीक है। ये मोटर से भी होता है, ये हाथ से भी घुमा सकता है। इसमें ये रॉड जो है इसको तेजी से इसको घुमाएगा, दोनों नलिकाओं को तेजी से घुमाएगा और तेजी से घुमाएगा तो इसमें के तलछट क्या होंगे, इसमें पेंदी में आकर बैठ जाएंगे। तो ये विधि होती है अपकेंद्रीकरण। दूसरा जो विधि है मंथन। मंथन जैसे आप देखें ना, दही को जैसे मथ कर उसमें से घी अलग किया जाता है ना, मक्खन को अलग किया जाता है कि नहीं मथ के, तो वो विधि होती है मंथन, ठीक। अगला विधि है आपका छानना, यानी फिल्ट्रेशन। कभी कभी मिश्रण में उपस्थित ठोस पदार्थ में अत्यंत सूक्ष्म कणों को थिराना और निरातना प्रक्रिया द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। ऐसे मिश्रण में से ठोस और अविलय पदार्थों को छानना विधि द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए यहाँ एक फिल्टर पेपर लगा दिया गया और इसमें ये विलेन डाला गया है। तो वो क्या करेगा, फिल्टर पेपर छोटे छोटे कण भी जो होंगे, जो थिराना और निरातना विधि प्रक्रिया से नहीं निकलेगा, उसको ये छान लेगा ऊपर और उससे वो अलग हो जाएगा। अगला है चुंबकीय पृथक्करण, यानी मैग्नेटिक सेपरेशन। यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें एक अवयव चुंबकीय हो। तो देखिए ये जो है, ये गंधक और चुंबक का मिश्रण है, ठीक है। तो इसमें से जब ये चुंबक इसके संपर्क में ले जा रहे हैं, ये चुंबक है, और इस चुंबक को जब इसके संपर्क में जाएंगे तो ये सब, ये चुंबक के जो कण है, या लोहा ले लेते हैं, ये लोहा है, ठीक है, लोहा और गंधक है, ठीक है, लोहा और गंधक लेते हैं, ठीक, सॉरी। तो लोहा और गंधक के मिश्रण से इसमें से जो लोहा के कण होंगे चुंबक में चिपक जाएंगे और उसको अलग कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए अगला विधि है आपको उदरोपातन, उदरोपात जिसे कहते हैं, है ना, ये प्रक्रिया को उदरोपातन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना, सब्लिमेशन। यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है जिसका एक अवयव बिना पिघले वाष्प में परिवर्तित हो जाए, यानी कि वो उदरपाती पदार्थ हो, ठीक। ठंडक पाकर वह वाष्प धीरे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है, सीधे वो ठोस में परिवर्तित होता है। तो उदरपातन यही ना प्रक्रिया थी, जो सीधे ठोस से गैस में हो जाए और गैस से ठोस में हो जाए। तो देखिए ये जो है अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक का मिश्रण है। तो जब इसमें को गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड ऊपर चला जाएगा भाप बन के, और यहाँ रुई लगी है, ये ठंडा होकर क्या हो जाएगा, फिर आपका ठोस के रूप में ये परिणत हो जाएगा। तो इससे ये अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। अगला है आपका प्रक्रिया वाष्पन, यानी इवोपोरेशन। यह विधि किसी वाष्पशील द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थों को पृथक करने में होती है। मान लीजिए ये जल है और जल में इसमें कोई ठोस पदार्थ घुला हुआ है, कोई ठोस घुला हुआ है। तो जब ये क्या होगा, तो ये जल क्या हो जाएगा, आगे चल के वाष्पीकृत हो जाएगा और नीचे जो होगा इसमें ठोस बच जाएगा, ठीक है। अगला विधि है आपका रवाकरण, यानी क्रिस्टलाइजेशन। वाष्पन की प्रक्रिया में प्राप्त अवशेष में कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। इन अशुद्धियों को मुक्त करने के लिए ठोस पदार्थ प्राप्त करने के लिए जो रवाकरण विधि अपनाई जाती है। ऐसे रवाकरण होता क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवों के रूप में पृथक होते हैं, रवाकरण होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास चीनी और पानी का घोल है, चीनी और पानी का घोल है, ठीक है, या चाशनी है, चीनी की
चाशनी है, इसमें से क्या करना होगा, तो जब इसको गर्म करेंगे, यहाँ से गर्म करेंगे, सब पानी वेपर में उड़ जाएगा और धीरे धीरे क्या होंगे, इसके चीनी के पार्टिकल रवों के रूप में पृथक हो जाएंगे। इसके रवों के रूप में पृथक होते हैं, तो उसे ही रवाकरण कहते हैं। अगला विधि है आपका स्त्रवण यानी डिस्टिलेशन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, फिर उस वाष्प को ठंडा करने पर संघनित किया जाता है और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्त्रवण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें है, नीचे देखिए बालू रखा हुआ है। बालू किस लिए रखा है, ताकि डायरेक्ट इस बीकर पे हीट ना पड़े। तो इसको गर्म करेंगे, जैसे आपके पास जल है और शराब है और अल्कोहल है तो इन दोनों का मिश्रण है। तो इसको गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो जल जो होगा जल्दी गर्म हो जाएगा और जल गर्म हो गया क्या हो जाएगा, सॉरी अल्कोहल जो होगा जल्दी गर्म हो जाएगा जल की अपेक्षा और वो वाष्प में परिणत हो जाएगा, क्योंकि इसका ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये गर्म हो जाएगा और जल का तो 100 होता है, इसलिए गर्म होकर इससे ये अलग हो जाएगा, ये ठंडा होकर अलग हो जाएगा। यहाँ से शराब आपका अलग हो जाएगा और जल इसी में बच जाएगा। तो ठीक है, तो इस स्त्रवण विधि को इसीलिए अपनाया जाता है। तो ये दो ऐसे विलयन है ना, दो घुले हुए है ना समांग मिश्रण को ही अलग करने के लिए अपनाई जाती है, जिनका ताप का अंतर कम से कम उनमें 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तब उसको अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर इनका क्वथनांक देखेंगे तो जल का क्वथनांक आपको 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और अल्कोहल का 40 से 50 डिग्री, वो डिपेंड करता है कैसा अल्कोहल है। ठीक है, तो इसलिए इतना का अंतर है, इसलिए इसको आप अलग कर सकते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना इतना अंतर है, इसलिए ऐसे कर सकते हैं। अगला विधि है आपका प्रभाजी स्त्रवण है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यह विधि 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक के लिए अपनाई जाती है, जिनके अवयवी द्रवों के क्वथनांक का अंतर बहुत कम 10 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यह विधि आप देखते हैं ना पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, ये विधि किसके लिए अपनाई जाती है, पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम से आप देखते हैं ना, पेट्रोलियम को गर्म करके उससे प्रभाजी स्त्रवण विधि से अलग अलग किया जाता है। जैसे उसके घटक होते हैं ना, कौन कौन सा होता है, पेट्रोल होता है ना, डीजल होता है, ठीक, डीजल होता है, कैरोसिन होता है। तो इन सबको इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, प्रभाजी स्त्रवण विधि द्वारा ही। तो इसको गर्म करेंगे, इनके ताप का अंतर होगा, तो इससे वो क्या होंगे, गर्म हो के अलग अलग, जो जिसका ताप बहुत कम होगा, वो कहने का मतलब जिनका क्वथनांक सबसे कम होगा वो जल्दी ही गर्म वाष्प में बदल जाएगा, उसको अलग कर लेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके अलग इसे कर लिया जाता है, इसे प्रभाजी स्त्रवण विधि कहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम को गर्म करेंगे और अलग अलग इस तरह के कई अन्य प्रकार के बड़े बड़े कंटेनर लगे होंगे, यहीं से कनेक्ट होंगे। तो सबसे ऊपर जो होगा, जो गर्म होगा, आपका पेट्रोल होगा है ना, जल्दी वो वाष्प में बदलेगा। उसके बाद कैरोसिन होगा, डीजल होगा, उसको अलग अलग इस तरह से हम लोग पृथक कर सकते हैं। ठीक है, और एक नेचुरल गैस भी होता है, नेचुरल गैस सबसे ऊपर होगा है ना, वो जल्दी ही वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो नेचुरल गैस को पहले अलग, फिर पेट्रोल को, फिर कैरोसिन को, फिर डीजल को, इसी तरह से इसको अलग किया जाता है प्रभाजी स्त्रवण विधि द्वारा। अगला विधि आपका पृथकारी कीप का उपयोग है ना, यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, ये देख रहे हैं ना कीप, जैसे इसमें पृथक्करण कीप कांच का एक बल्ब होता है, कांच का बना हुआ होता है, जिसमें डंटी में एक स्टॉप कॉर्क होता है। स्टॉप कॉर्क होता है, इससे क्या होगा कि इसको रोका जा सकता है, इसमें जो विलयन होगा उसको नीचे आने से रोका जा सकता है, या जो मिश्रण होगा उसको नीचे आने से रोका जा सकता है। इसका उपयोग 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय द्रव्यों को पृथक करने में यह किया जाता है। उनके अवयवों को पृथक करने में किया, जैसे जल और तेल है, ये कभी मिश्रित होंगे, नहीं होंगे। तो इसको जब छोड़ देंगे तो तेल तो ऊपर रहेगा, जल नीचे रहेगा, ये जल ड्रॉप करके इसमें गिर जाएगा बीकर में, और यहाँ से तेल जब यहाँ तक आ जाएगा तो इस स्टॉप कॉर्क को रोक देंगे, जिससे तेल अलग रह जाएगा। अगला तकनीक है आपका क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, तो क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के उन अणुओं को पृथक करने के लिए किया जाता है जो एक ही विलायक के विलय होते हैं। यानी कि एक ही विलायक के विलय होते हैं, पूरी तरह से घुले होते हैं, उसको कैसे अलग कर देंगे। तो सर्वप्रथम इस तकनीक का उपयोग प्राकृतिक रंग के रंगीन अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। ग्रीक भाषा में क्रोमा का मतलब होता है रंग,
इसलिए इस तकनीक का नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। जैसे क्रोमैटोग्राफी में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक रंग का नमूना यहाँ गिरा दिए, रंग गिरा दिए और इसको पानी में हल्का डुबा दिया गया। ये जो पेपर है आपका फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के ऊपर इसको लगाया गया है। तो इस पे पानी धीरे-धीरे इस पे चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो इसके साथ-साथ ये रंग जो होगा जितने रंगों से बना होगा वो उसको अलग-अलग यहाँ पृथक कर देगा। ठीक है? जितने रंग से बना होगा उसको वो पृथक कर देगा। तो इस तकनीक को क्या कहता है? क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगले पार्ट में इसके आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।